हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी का वेलकम है आज के न्यू सेशन में। और आज का जो अपना न्यू सेशन रहने वाला है वो है एडवांस कॉम्प्लेक्स एनालिसिस के ऊपर, जो कि अपना एमएससी सेमेस्टर फर्स्ट का सेकंड एग्जाम है। तो सेकंड पेपर जो अपना रहने वाला है वो है एडवांस कॉम्प्लेक्स एनालिसिस, जिसका यूनिट फर्स्ट अपने आज के सेशन में बेसिक चीज़ें कवर करेंगे। भी एडवांस कॉम्प्लेक्स एनालिसिस पढ़ने से पहले आपको क्या क्या चीज़ें आनी चाहिए, यानी बेसिक चीज़ें जो है वो आपको पता होनी चाहिए। तो आज की सेशन में जस्ट अपन आपके बेसिक जो पार्ट हैं उनको कवर करेंगे, यानी कि आप जब कॉम्प्लेक्स एनालिसिस पढ़ोगे तो उससे पहले आपकी बेसिक नॉलेज आपकी है वो कंप्लीट करने का काम ये सेशन आपका करने वाला है। तो बेसिक नॉलेज अपन पूरी करेंगे, उसके बाद ही अपन सेकंड पार्ट के अंदर जाएंगे, तब जाके उसके अंदर अपन पार्ट कवर करेंगे कॉम्प्लेक्स एनालिसिस का। बट आज का जो पार्ट है वो है आपके बेसिक नॉलेज को कवर करने का। भी आपकी बेसिक नॉलेज वो कवर हो जाए तो सबसे पहले बात आ जाती है भी कॉम्प्लेक्स नंबर आखिर होता क्या है ना। भी कॉम्प्लेक्स एनालिसिस अपन पढ़ रहे हैं तो सबसे पहले बात तो कॉम्प्लेक्स नंबर की आएगी। बाकी कॉम्प्लेक्स नंबर आपको पता भी है क्या होता है, क्योंकि आप बीएससी कर चुके हो, 12th कर चुके हो, 11th कर चुके हो, तो कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है ये ऑलरेडी आपको पता भी है। कॉम्प्लेक्स नंबर आपका क्या होता है भाई? कॉम्प्लेक्स नंबर आपका होता है z इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई की टर्म में, यानी कि जब आपकी आयोटा वाई की टर्म में अगर कोई भी फॉर्म आ रही है तो वो आपका क्या बन जाता है, एक तरीके से कॉम्प्लेक्स नंबर बन जाता है। यानी कि रियल के साथ साथ उसके साथ एक इमेजिनरी पार्ट आ जाता है, तो वो आपका बन जाता है भी ये कॉम्प्लेक्स नंबर। जिसके अंदर x है वो आपका एक रियल का काम कर रहा है, ये रियल पार्ट है। और आयोटा वाई यानी इसके साथ आयोटा आ गया, तो जब इसके साथ आई आ जाता है उसका मीनिंग वो आपका इमेजिनरी पार्ट हो गया, ठीक है ना। तो ये आपका इमेजिनरी पार्ट हो जाता है। और आयोटा की वैल्यू क्या होती है आपको पता ही है, √-1 होती है। तो ये आपका एक तरीके से कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में सबसे पहले अपन ने कवर किया भी कॉम्प्लेक्स नंबर आखिर होता क्या है, ठीक है ना। तो सबसे पहले आपको बात माइंड में रख लेनी है, और आपके माइंड में भी ऑलरेडी है भी कॉम्प्लेक्स आखिर होता क्या है। तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर की अपन ने बात की। अब अपन बात करते हैं इसकी ऑपरेशन की। तो ऑपरेशन कौन कौन सी है अभी? ऑपरेशंस ऑफ ए कॉम्प्लेक्स एनालिसिस, जैसे मान लीजिए आपने 3 नंबर ले लिए, एक Z1 ले लिया, एक Z2 ले लिया, एक Z3 ले लिया, वो आपके कॉम्प्लेक्स नंबर से बिलोंग कर रहे हैं, ठीक है ना। अब मान लीजिए आपके पास 3 नंबर है, 3 नंबर आपने लिए हैं। 3 नंबर कौन कौन से लिए आपको पता लग गया, कॉम्प्लेक्स नंबर लिए अपन ने 3, एक Z1, एक Z2 और एक Z3। अब आप अगर इनको चाहे ऐड कर लो, चाहे आप इनकी मल्टीप्लाई कर लो, चाहे आप इनको सब्ट्रैक्ट कर दो, चाहे आप इनको डिवाइड कर दो, कुछ भी कर दो, ये आएंगे वापस कॉम्प्लेक्स के अंदर ही। क्या ये प्रॉपर्टी आपको समझ में आ गई? भी आप मान लीजिए कॉम्प्लेक्स नंबर कोई भी ले रहे हो, जैसे मान लो मैंने Z1 और Z2 दो ले रखे थे, वो दोनों के दोनों किससे बिलोंग कर रहे थे? कॉम्प्लेक्स से बिलोंग कर रहे हैं, भी कॉम्प्लेक्स नंबर है वो। अगर इन दोनों को मैं ऐड कर दूं तो क्या ऐड होने के बाद भी वो कॉम्प्लेक्स नंबर रहेंगे? हाँ जी, वो कन्फर्म आपके कॉम्प्लेक्स नंबर ही रहेंगे। अंडरस्टैंड? वो रियल नहीं बन पाएंगे, वो कॉम्प्लेक्स रहेंगे, यानी कि आयोटा की फॉर्म उसके अंदर रहेगी। चाहे आप उनको मल्टीप्लाई कर दो, अगर मल्टीप्लाई भी आप कर देते हो तो भी वो आपकी कॉम्प्लेक्स फॉर्म रहेगी। चाहे आप उनको सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो भी वो कॉम्प्लेक्स फॉर्म रहेगी। चाहे आप उनको डिवाइड कर देते हो तो भी वो क्या रहेगी, एक कॉम्प्लेक्स फॉर्म रहेगी। अंडरस्टैंड? तो ये सबसे पहला पार्ट आपके ऑपरेशन का हुआ। सेकेंड थिंग क्या होती है अभी, आप इसके अंदर प्रॉपर्टी लगाते हो। कौन कौन सी प्रॉपर्टी? ये वाली जो आप एसोसिएटिव पढ़ चुके हो ऑलरेडी, जो अपना होता है भी आप चाहे A × B किसके साथ कर रहे हो, C के साथ कर रहे हो, चाहे A को आप बाहर निकाल दो और B × C कर दो, तो ये हमेशा क्या आते हैं, इक्वल ही होते हैं। ये हो गया। चाहे इनके अंदर आप प्लस लगा दो, इंटू की जगह चाहे आप क्या लगा दो, प्लस लगा दो, तो भी आपकी क्या रहेगी, सेम फॉर्म रहेगी। तो ये चीज़ आपको माइंड में रख लेनी है, जो कि अपन ग्रुप थ्योरी के अंदर भी कहीं ना कहीं पढ़ चुके हैं ना, सेम टू सेम। तो उसी तरीके से आपको यहाँ पे इन चीज़ों को कवर कर लेना है। अंडरस्टैंड? तो ये आपका क्या हो गया, ऑपरेशन हो गया अभी कॉम्प्लेक्स के ऊपर। बताओ भी, ऑपरेशन माइंड में रह जाएगा, ठीक है जी। उसके बाद आती है बात कॉन्जुगेट की। कॉन्जुगेट क्या होता है? अभी कॉन्जुगेट तो आपको पता ही है भी, आप मान लीजिए Z इज इक्वल टू आपको x प्लस आयोटा वाई दे रखा है, इसका आपको कॉन्जुगेट निकालना है, यानी Z का बार निकालना है। तो क्या हो जाता है अभी, x तो एज टीज है ही, लेकिन ये जो आयोटा वाली टर्म है ना वो माइनस की हो जाती है। किसकी हो जाती है? माइनस की हो जाती है अभी। तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, ये x माइनस आयोटा वाई हो जाता है, ये कॉन्जुगेट फॉर्म आ गई। अंडरस्टैंड? तो सबसे पहले अपन ने क्या कवर किया, कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, ऑपरेशन नंबर, यानी कि ऑपरेशन जो ऑपरेशन अपनी होती है वो अपन ने देख ली। उसके बाद कॉन्जुगेट क्या होता है ये अपन ने देख लिया। चलिए भाई, अब अपन देखते हैं प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी भी माइंड में होनी चाहिए ना, कॉन्जुगेट की प्रॉपर्टी अपन देख रहे हैं। अब आप मान लीजिए Z प्लस में Z बार कर रहे हो, Z प्लस में
जेड बार कर रहे हो तो वो किसके इक्वल आ जाता है, आपका 2z के इक्वल आ जाता है। ठीक है, ये आपको माइंड में रख लेना है। अच्छा जी, आप जेड बार के ऊपर बार लगा रहे हो, यहाँ पे आप जेड कर लेना, मैंने एक्स लिख रखा है, ये थोड़ी सी मिस्टेक यहाँ पे है, तो आप इसको क्या कर लेना भाई, जेड कर लेना। नोट्स के अंदर जो आपको नोट्स मिलेंगे वहाँ पे इसको आप क्या कर सकते हो, जेड कर सकते हो भाई। अंडरस्टैंड। फिर आप जेड बार के ऊपर आपका एक बार बार और लगाए तो बार से बार आपका कैंसिल होकर अगेन जेड बना देता है, ये भी आप माइंड में रख सकते हो। ठीक है जी, दो प्रॉपर्टी माइंड में हुई। थर्ड प्रॉपर्टी, आप Z1 प्लस Z2 कर रहे हो, उसके ऊपर बार कर रहे हो तो इनके बार सेपरेट भी हो जाते हैं भाई। टोटल के ऊपर अगर बार है तो बार आपका सेपरेट भी हो जाता है। इसी तरीके से अगर मल्टीप्लाई के ऊपर भी बार लगा हुआ है, दोनों दो आपके कॉम्प्लेक्स नंबर आपने ले रखे हैं और उसके ऊपर आपका बार लगा हुआ है तो सेपरेट भी बार कन्वर्ट हो जाते हैं। इसी तरीके से अगर मान लीजिए डिवाइड में है और डिवाइड में पूरे के ऊपर क्या लगा हुआ है, बार लगा हुआ है, तो सेपरेट में भी वो अलग अलग हो जाते हैं, ये भी आप लिख सकते हो। अंडरस्टैंड, क्या आपको बात समझ में आई? ठीक है जी। अब बात आती है z इज इक्वल टू जेड बार। आप कब लिख सकते हो, जब z आपका क्या हो, रियल हो। z आपका क्या हो, रियल हो, तो आप z बार लिख सकते हो। क्या आपको बात समझ में आई? भी जब आपके पास z है और z बार आपको लिखना है, जैसे कि अपन ने अभी देखा था, अभी z इज इक्वल टू आपका क्या था, x प्लस आयोटा वाई था। लेकिन जैसे ही आपने z बार किया तो यहाँ पे x तो एज इट इज आएगा, लेकिन ये वाली टर्म आपकी माइनस आयोटा वाई हो जाती है। तो आपने यहाँ पे क्या देखा भी, जो रियल पार्ट है ना वो तो आपका सेम टू सेम है। जब आप इसका कॉन्जुगेट निकाल रहे हो, यानी इसके ऊपर आप बार लगा रहे हो, तो आपका रियल पार्ट तो सेम टू सेम है, बट इमेजिनरी पार्ट आपका चेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा? समझ में आई आपको बात? तो यहाँ पे अपन ने ये जो प्रॉपर्टी लिखी है ना, वो कहीं ना कहीं वहीं से देख के लिखी है। यानी z इज इक्वल टू आप z बार लिख सकते हो। कब लिख सकते हो? अगर आपका z वाला पार्ट क्या है, रियल है। तो यहाँ वाला पार्ट अपना क्या था, रियल था ना, अपने जस्ट अभी कॉन्जुगेट को देखा था। तो z वाला पार्ट, ये जो x वाला पार्ट है, सॉरी, क्या रियल है ना, तो ये रियल है, इसलिए अपना z इज इक्वल टू जेड बार लिख सकते हैं। कब? जब आपका z रियल है तब। अच्छा जी, z इज इक्वल टू माइनस ऑफ जेड बार होता है भाई। z इज इक्वल टू माइनस ऑफ जेड बार होता है, कब होता है? जब z इमेजिनरी हो, इमेजिनरी पार्ट आपका हो। तो अपन ने यही देखा, देखो यहाँ पे z इज इक्वल टू आयोटा वाई है, लेकिन जैसे ही आपने z बार किया तो यहाँ पे क्या लग गया, माइनस लग गया ना। तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे भी, z इज इक्वल टू आपका क्या आ रहा है, माइनस ऑफ z का बार आ रहा है ना। z, ये z एज इट इज है, लेकिन z के अंदर आपकी वैल्यू क्या थी, पॉजिटिव थी, लेकिन z बार के अंदर जब आए तो यहाँ पे माइनस आ गया। तो यहाँ पे आपको क्या लिखना पड़ेगा भी, माइनस का z बार आएगा। क्या आपको बात समझ में आई? तो ये दोनों चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। अच्छा जी, आगे आपका है z इंटू में z बार। जब आप z इंटू में z बार करते हो तो आपके पास क्या मिलता है, एक्स स्क्वायर प्लस में y का स्क्वायर मिलता है। क्या आपको बात समझ में आई? भी z आपको पता है क्या होता है, x प्लस में आयोटा y होता है ना। अब आप मल्टीप्लाई किससे करो, z बार से, तो क्या आएगा, x माइनस आयोटा y आएगा। अब जब आप इनके अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो इन दोनों की मल्टीप्लाई करोगे, एक्स स्क्वायर हो जाएगा। अच्छा जी, इन दोनों की करोगे तो माइनस का x आयोटा y आएगा। इसी तरीके से इन दोनों की करोगे तो प्लस में x आयोटा y आएगा। इसी तरीके से इसकी करोगे तो माइनस का, और आयोटा स्क्वायर कितना होता है अभी, -1 होता है, आपको पता है ना। तो वो यहाँ पे प्लस बना देगा और y का स्क्वायर हो जाएगा। तो ये दोनों टर्म डायरेक्ट कट जाएगी, क्योंकि माइनस प्लस किया है तो एक्स स्क्वायर और प्लस वाई स्क्वायर आ जाएगा। आई बात आपको समझ में? तो ये रिजल्ट यहाँ से निकला है। अब आप बोलोगे सर यहाँ पे z इंटू जेड बार आप कर रहे हो, लेकिन आपको तो यहाँ पे सारे के सारे रियल पार्ट मिल गए। तो ये कंडीशन यहाँ पे कब मिली, जब आप z का बार कर देते हो तब मिली है, ना कि z इंटू जेड करने से मिली है। नहीं मिली ना, क्योंकि यहाँ पे आप z कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर रहे हो, ना कि z से कर रहे हो। अंडरस्टैंड? वहाँ पे अपने प्रॉपर्टी के अंदर क्या देखा था, वही मैं आपको कन्फ्यूजन कंप्लीट करने की कोशिश कर रहा हूँ। भी आप जब इनको, जैसे यहाँ पे आप मल्टीप्लाई कर रहे हो तो आपको अगेन कॉम्प्लेक्स मिल रहा है, तो हाँ अगेन आपको कॉम्प्लेक्स मिलेगा। बट आप अगर यहाँ पे कॉन्जुगेट ले रहे हो तो भाई कॉन्जुगेट लेने के बाद इसका मीनिंग क्या हुआ, भी आप कॉन्जुगेट कॉम्प्लेक्स का पार्ट ले रहे हो, लेकिन वो तो कॉन्जुगेट ले लिया आपने, भी मल्टीप्लाई आप कॉन्जुगेट से कर रहे हो। जब आप कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करोगे ना, तब आपका रियल पार्ट आने के चांसेस बनते हैं। अंडरस्टैंड? तो यहाँ पे यही हुआ है भी जब आप z इंटू में z बार करोगे तो आपको रियल पार्ट मिल रहा है, क्योंकि इमेजिनरी पार्ट तो यहाँ पे डायरेक्ट कट हो गए। क्या आपको बात समझ में आई?
तो अपन ने क्या देखा अब तक अपन ने देखा कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, ऑपरेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है। इसके बाद प्रॉपर्टीज़ अपन ने ये 8 प्रॉपर्टी कंप्लीट कर ली। आई होप आपको सारी प्रॉपर्टी माइंड में आ गई होगी। चलिए जी, अब अपन चलते हैं। ये बेसिक चीज़ें हैं, ये एकदम बेसिक चीज़ें हैं, इनको पढ़ना ज़रूरी है, तभी अपन आगे इंजॉय के साथ पूरे चैप्टर को कंप्लीट कर पाएंगे। आगे अपना टॉपिक आता है कॉम्प्लेक्स वेरिएबल फंक्शन। ठीक है जी, कॉम्प्लेक्स वेरिएबल फंक्शन को अपन सेपरेट करते हैं, किस तरीके से करते हैं वो अपन देख लेते हैं। W इजिकल टू एफ जेड आपको दे रखा है। अब एफ जेड आपको दे रखा है तो यहाँ पे जेड की वैल्यू आपको पता है क्या होती है, अभी एक्स प्लस आयोटा वाई होती है, एक्स प्लस आयोटा वाई होता है। तो यहाँ से एक्स प्लस आयोटा वाई होता है, या फिर आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हो, यू प्लस में आयोटा वी भी आप इसको लिख सकते हो, नो प्रॉब्लम। अब क्या होता है, अभी इनकी वैल्यू अपन है ना निकालते हैं। यहाँ पे इनकी वैल्यू क्या करते हैं अपन, निकालते हैं। कैसे निकालते हैं, जैसे मान लीजिए एग्जांपल आपके पास है W यानी कि W इजिकल टू आपको दे रखा है जेड स्क्वायर दे रखा है। अब Z की वैल्यू आपको पता है क्या होती है, एक्स प्लस आयोटा वाई होता है, तो इसका क्या हो जाता है, स्क्वायर हो जाता है। इसके स्क्वायर को आप ओपन करोगे तो क्या आएगा, यहाँ पे एक्स स्क्वायर आएगा, इसका स्क्वायर करोगे आयोटा वाई का होल स्क्वायर आएगा, फिर 2x आयोटा वाई आ जाएगा। अंडरस्टैंड। अब आप यहाँ पे आयोटा है और आयोटा का स्क्वायर है, और आयोटा स्क्वायर जो होता है ना वो -1 होता है। आई होप आपको पता भी होगा। तो ये एक्स स्क्वायर आ जाएगा, यहाँ पे वाई स्क्वायर आ जाएगा, और ये 2x वाई आयोटा आ जाएगा ना। तो ये जो अपना रियल पार्ट इसके अंदर है ना, इस रियल पार्ट को अपन u से डिनोट करते हैं। अच्छा जी, जो आपका इमेजिनरी पार्ट है यानी जिसके साथ आयोटा आ रहा है, वो अपन v से सेपरेट कर देते हैं, यानी v से उसको डिनोट करते हैं। तो यहाँ पे जो अपना है w के अंदर जो जो वैल्यू अपनी एक्स वाई की आ रही है, क्योंकि देखो w के अंदर वैल्यू एक्स एफ जेड की थी, तो z की वैल्यू अपन ने पुट यहाँ पे कर दी। अब इसको क्या कर दिया अपन ने, सेपरेट किया, क्योंकि आपको z की वैल्यू कुछ भी दे सकता है ना, जेड स्क्वायर दे सकता है, जेड क्यू भी दे सकता है, या z डिवाइड बाई 4 दे सकता है, कुछ भी दे सकता है एक्स वाई जेड। तो उसको सेपरेट तो करना जरूरी है ना। तो यहाँ पे अपन ने क्या कर दिया, रियल और इमेजिनरी पार्ट को सेपरेट कर दिया। देखो यहाँ पे तो सेपरेट था, अपन को पता है अभी एक्स प्लस आयोटा वाई है। ये कब था, जब z था, ओनली z था, तब था। तब अपन यहाँ पे डायरेक्ट ये बोल सकते हैं भी u की वैल्यू x है और v की वैल्यू कितनी है, y है, ये अपन बोल सकते थे। लेकिन जब मान लो z की वैल्यू आपको चेंज करके दे दी, यानी z की जगह आपको जब z स्क्वायर दे दी, तो तब ये एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे लिख रखा है भी z स्क्वायर दे दिया, तो भाई तो अपना ये वाला पार्ट है वो क्या हो गया, रियल। तो इसको अपन u से डिनोट कर देंगे, और जो आपका ये वाला पार्ट है वो इमेजिनरी, इसको अपन v से डिनोट कर देंगे। अंडरस्टैंड। तो इसको अपन ने पहले ओपन कर दिया था। क्या आपको बात समझ में आई। तो ये आपका क्या हो गया, कॉम्प्लेक्स वेरिएबल फंक्शन के बारे में थोड़ा सा हो गया भी, वेरिएबल को किस तरीके से डिनोट आपको करना होता है। क्या आपको बात समझ में आई, बेसिक चीज़ें समझ में आई, माइंड में आ रही है सब चीज़ें, मज़ा आ रहा है एकदम अच्छे तरीके से। सब चीज़ें एंजॉय के साथ पढ़ते जाइए, सब चीज़ें आपको अच्छे तरीके से समझ में आएगी, पूरा सिलेबस आपको कवर करवाया जाएगा, एक एक चीज़। कॉन्टैक्ट में रहिएगा। चलिए भाई, इंपॉर्टेंट फॉर्मूले अपन देखते हैं। ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूले पढ़नी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कॉम्प्लेक्स एनालिसिस को कवर करने से पहले। तो ये सब लगभग तो आपको आते भी होंगे, लेकिन ये आपके मान लो को रिमेंबर आपकी करनी है, यानी रिमेंबर आपको एक बार थोड़ा सा याद दिलाना है भी ये चीज़ें अपन ने कभी पढ़ी होगी और आज अपन एक बार और पढ़ेंगे। तो भाई फर्स्ट अपना फॉर्मूला है वो है ई की पावर आयोटा थीटा। क्या होता है भाई, क्या होता है, कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा से अपन रिप्रेजेंट करते हैं। इसको आपको सभी को पता है ना भी, जब आपका यहाँ पे ई की पावर आयोटा थीटा होगा तो कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा से उसको रिप्रेजेंट करेंगे। अगर यहाँ पे माइनस आ जाता है तो कोस थीटा माइनस आयोटा साइन थीटा आ जाता है। ठीक है जी। फिर अपना है कोस आयोटा थीटा को अपन लिख सकते हैं कोस हाइपरऑफ थीटा। जब यहाँ पे आयोटा आ रहा है तो आयोटा को हटाने के लिए आप कोस हाइपरऑफ थीटा का यूज़ कर सकते हो। इसी तरीके से साइन आयोटा थीटा आ रहा है तो उसको आप आयोटा बाहर आएगा, फिर साइन हाइपरऑफ एक्स आएगा। ये इनके अंदर दोनों के अंदर चेंजमेंट होता है, इनको थोड़ा सा माइंड में रखोगे भी। इसके अंदर तो डायरेक्ट हाइपो थीटा आ जाता है, लेकिन इसके अंदर साइन आयोटा थीटा है तो आयोटा बाहर आ जाएगा और साइन हाइपो थीटा आ जाएगा, यानी हाइपा एक्स लिख दिया मैंने यहाँ पे थीटा कर देना। तो ये यहाँ पे क्या हो जाता है, अपना चेंजमेंट हो जाता है भाई। क्या आपको बात समझ में आई। चलिए आई होप आपको बात समझ में आ गई होगी। फिफ्थ अपना क्या है, log x प्लस आयोटा वाई है। तो log x प्लस आयोटा वाई है, इसको अपन को सेपरेट करना होगा। तो किस तरीके से करेंगे भी, तो इसको अपन लिखेंगे 1/2 log x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस में आयोटा टेंजेंट इनवर्स y बाय एक्स। इसको पूरे को रिप्रेजेंट अपन करेंगे। जब अपन को log x प्लस आयोटा वाई की अगर टर्म दे दे तो इसको इस तरीके से अपन लिख सकते हैं। क्या आपको बात समझ में आई। ठीक है जी। फिर अपना है कोस हाइपरऑफ थीटा।
को अपन कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, जैसे मान लो आपको वैल्यू कुछ इस तरीके की देगा, कोस आयोटा थीटा आपका बनेगा, उसको आप चेंज कर लो कोस हाइपर थीटा के अंदर। अब कोस हाइपर थीटा आ गया, अब कोस ऑफ हाइपर थीटा को कैसे चेंज करेंगे भी, तो कोस हाइपर थीटा को चेंज आप कर पाओगे कुछ इस तरीके से, ई की पावर थीटा प्लस ई की पावर माइनस थीटा डिवाइड बाई 2, तो ये आपका कोस हाइपर थीटा बन जाता है। इसी तरीके से अगर आप यहाँ पे माइनस लगा देते हो तो वो आपका साइन हाइपर थीटा बन जाता है। अंडरस्टैंड। अब इसके अलावा इसका आपको डिफ्रेंशिएशन करना हो तो अभी जब आप साइन हाइपर थीटा का डिफ्रेंशिएशन करोगे तो आपका कोस हाइपर एक्स के अंदर चेंज हो जाता है, ठीक है, यानी यहाँ पे एक्स है तो एक्स आ जाएगा, थीटा है थीटा आ जाएगा। इसी तरीके से अगर आप कोस हाइपर ऑफ एक्स का डिफरेंशिएशन कर रहे हो तो साइन ऑफ हाइपर ऑफ एक्स आ जाता है। ये सिंपल सी चीज़ है, डिफरेंशिएशन अपन यहाँ पे कर रहे हैं और कुछ नहीं है, कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, माइनस प्लस का कोई लफड़ा नहीं होता है, दोनों प्लस के टर्म रहते हैं, बस ये आपको माइंड में रखना है। बताइए समझ में आपको आ गई होंगी। तो ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेज आपके माइंड में रहने चाहिए, क्योंकि इनके बेसिस पे ही अपन आगे क्वेश्चन कर पाते हैं। जो भी आगे थ्योरम अपन कवर करेंगे, जो भी आगे यूनिट अपन कवर करने वाले हैं, पूरे 5 के 5 वो यहीं से अपने कवर होने वाले हैं। अंडरस्टैंड। तो सब चीज़ें अच्छे तरीके से आपको माइंड में रख लेनी है। बाकी बेसिक नोट्स आपको कवर करवाए जा रहे हैं, इनको अच्छे तरीके से आपको कवर कर लेना है। नोट्स भी आपको मिल जाएंगे, एप्लीकेशन का आपको पता ही होगा, पूरी इन्फॉर्मेशन मैं आपको दूंगा। फुल सिलेबस आपका एप्लीकेशन के ऊपर कवर करवाया जा रहा है। एप्लीकेशन आपको पता ही होगी, डाउनलोड कर लीजिएगा, मैथ्स बाय जयदीप वर्मा इसी लोगों के साथ। चलिए एग्जाम्पल देखते हैं अपन। W इज इक्वल टू साइन जेड दे रखा है, देन फाइंड आउट U एंड V। अब देखो W इज इक्वल टू साइन जेड दे दिया, अब आपको U और V फाइंड आउट करना है। तो भाई U और V अपन ने फाइंड आउट किया था पीछे एक एग्जाम्पल के अंदर, ये वाला एग्जाम्पल के अंदर अपन ने U एंड V फाइंड आउट कर लिया था, लेकिन इस बार तो अपन को साइन कोस की फॉर्म दे दी। तो भाई ये तो थोड़ा सा टिपिकल हो गया। अब इसको कैसे करेंगे, आ गया ना माइंड कन्फ्यूजन में, तो आपको फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। अब फॉर्मूला भी आपको आना चाहिए, तो भाई फॉर्मूला क्या है, W इज इक्वल टू साइन जेड की वैल्यू क्या आएगी, एक्स प्लस आइटा वाई आ जाएगी। अब यहाँ पे साइन A प्लस B का फॉर्मूला लग गया, तो फॉर्मूला सिंपल सा होता है, साइन A कोस B कोस A साइन B। अंडरस्टैंड। तो यहाँ पे ये अपना आ जाएगा साइन X, और कोस आइटा वाई को अपन लिख देते हैं कोस हाइपर ऑफ वाई के अंदर, कोस X यहाँ से एज इट इज आ जाएगा, और यहाँ पे क्या है साइन आयोटा वाई है, तो यहाँ पे इसको मैंने चेंज करके बताया था, अभी आयोटा आ जाता है और साइन हाइपर ऑफ वाई आप इसको लिख सकते हो। तो अब आप यहाँ पे ध्यान से देखना चाहो तो ये सारी की सारी वैल्यू रियल है, और ये वाली वैल्यू आपकी क्या इमेजिनरी है, क्योंकि यहाँ पे साथ में क्या आयोटा है, तो ये इमेजिनरी हुई ना। तो ये वाली जो वैल्यू है वो तो आपकी U की हो गई, और ये वाली वैल्यू है वो आपकी V की हो गई। अंडरस्टैंड। तो यहाँ पे आपको Y कर देना है। बताओ भी समझ में आया कि नहीं आया। एकदम सिंपल सी चीज़ है, इस तरीके से आप कोई भी पार्ट निकाल सकते हो अच्छे तरीके से UV का, ठीक है। ये चीज़ आपको समझ में आ गई। तो अब तक अपन ने क्या कवर किया भाई, कॉम्प्लेक्स नंबर, ऑपरेशन अपन ने कवर कर ली, उसके बाद कॉन्जुगेट क्या होता है, प्रॉपर्टी क्या होती है, सबसे इंपॉर्टेंट ये चीज़ें अपन ने देखी। कॉम्प्लेक्स वेरिएबल U एंड V निकालना, इंपॉर्टेंट फॉर्मूले देखने के बाद फिर अपन ने एक बार और U एंड V निकालना सीख लिया। अंडरस्टैंड कर सकते हो। चलिए भाई नेक्स्ट अपना आता है मॉड्यूल, मॉडुलस। आप मोड जेड निकाल रहे हो, मोड जेड निकालना तो आपको आता ही है। मोड जेड इज इक्वल टू क्या होता है, रूट ऑफ रियल का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी का स्क्वायर, यानी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अंडरस्टैंड। तो यहाँ पे आपको क्या करना होता है, जस्ट यहाँ पे स्क्वायर करना होता है, या एम्पलीट्यूड इसको आप बोल सकते हो। इसका पार्ट का यूज अपन करेंगे तो इसका भी आपको एकदम डीपली के अंदर बताया जाएगा। तो ये बेसिकली आपको फॉर्मूला माइंड में रख लेना है। मोड ऑफ जेड किसके इक्वल होता है, रूट आर का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी का स्क्वायर, यानी रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। एम्पलीट्यूड भी इसको बोला जाता है, माइंड में रख लीजिएगा। चलो भाई आगे अपना आता है आर्ग्यूमेंट। थीटा की वैल्यू कैसे निकलती है, टेंजेंट इमेजिनरी डिवाइड बाय रियल पार्ट, यानी टेंजेंट इनवर्स वाई बाय एक्स। आर्ग्यूमेंट निकालने का फॉर्मूला होता है सिंपल सा ही है, थीटा इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स वाई बाय एक्स। सिंपल सा फॉर्मूला। तो दो चीज़ें आपको ये भी माइंड में रख लेनी है भाई, रख सकते हो। चलो भाई तो ये भी चीज़ें आपको माइंड में रख लेनी है। उसके बाद यहाँ पे आपको दे रखा है एक्स प्लस आयोटा वाई, एक्स प्लस में आयोटा वाई आपको दे रखा है। तो यहाँ पे एक्स की वैल्यू क्या है, आर कोस थीटा। एक्स की वैल्यू क्या है भाई, आर कोस थीटा, प्लस में आयोटा आर साइन थीटा। ठीक है। अब यहाँ से क्या ले लिया अपन ने, आर को कॉमन ले लिया। आर कॉमन ले लो तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, कोस थीटा, यहाँ पे आयोटा साइन थीटा आ जाएगा। अब यहाँ से क्या आ गया, एक्स की जो वैल्यू है वो क्या है, आर कोस थीटा है, वाई की वैल्यू क्या है, आर साइन थीटा है ना। अब अपन क्या कर देते हैं, दोनों का स्क्वायर करके ऐड कर देते हैं। तो एक्स का स्क्वायर किया, आर स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा आ जाएगा, इसका किया आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा आ जाएगा,
तो ये क्या आ जाएगा आर स्क्वायर इन 2 में 1 आ जाए, क्योंकि इसमें से आर स्क्वायर कॉमन ले लोगे तो कोस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर कितना होता है 1 ही होता है ना। तो यहाँ पे वैल्यू क्या आ गई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर आ गया। अब इसी तरीके से अगर आप इनको डिवाइड कर दो, वाई बाय एक्स को डिवाइड कर दिया तो क्या आएगा आर साइन थीटा और आर कोस थीटा। अब डिवाइड करने के बाद आपको देखा अभी ये दोनों क्या बन जाएंगे टेंजेंट थीटा बन जाएंगे, आर से आर कट हो जाएगा। अब आप थीटा की वैल्यू निकालोगे तो क्या आ जाएगा टेंजेंट इनवर्स वाई बाय एक्स आ जाएगा। तो यहाँ पे अपन ने क्या देखा आर्ग्यूमेंट निकालने का फॉर्मूला देखा भी, आखिर आर्ग्यूमेंट का फॉर्मूला ही कैसे निकलता है वो चीज़ें अपन ने यहाँ पे देख ली। तो बेसिकली एक्स प्लस आयोटा वाई ये पूरी की पूरी टर्म होती है, ये किस फॉर्म में होती है पोलर फॉर्म में एक तरीके से होती है, एक्स इज इक्वल टू आर कोस थीटा वाई इज इक्वल टू आर साइन थीटा। तो अपन ने जस्ट क्या करके दिखाया पहले तो एक्स प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर अपन ने किया, जब इनको अपन ने स्क्वायर करके ऐड किया तब उसके बाद अपन इनको डिवाइड किया, तो डिवाइड करने के बाद आपको थीटा इज इक्वल टू क्या है टेंजेंट इनवर्स वाई बाई एक्स आया, जो कि अपन ने ये देखा ही था। अंडरस्टैंड कर सकते हो? ठीक है भाई, अब अपन चलते हैं नेक्स्ट पार्ट के ऊपर, द प्रॉपर्टीज ऑफ मॉड्यूल्स ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। इसी के ऊपर जो प्रॉपर्टीज है वो अपन देख रहे हैं। ठीक है भाई, क्या होती है भी जो आपका मोड जेड है, जो आपका मोड जेड है वो हमेशा ग्रेटर देन या इक्वल होता है किसके रियल पार्ट ऑफ जेड के, हमेशा ये माइंड में आपको रखना है। कैसे होता है ये बाय एग्जांपल भी अपन कभी देखेंगे, जब अपन नेक्स्ट पार्ट देखेंगे तो उसके अंदर इसका यूज आएगा, वहां पे मैं आपको जरूर बताऊंगा भी जब आप क्या करते हो मोड जेड करते हो, मोड जेड करते हो तो भाई वो हमेशा बड़ा होगा या इक्वल होगा किसके रियल पार्ट ऑफ जेड के। ठीक है, अच्छा जी, अब कैसे, जैसे मान लो x इज इक्वल टू मैं ले रहा हूँ 3 प्लस में 4 आयोटा ले रहा हूँ, ले लिया मैंने, z इज इक्वल टू 3 प्लस 4 आयोटा ले रहा हूँ। अब अगर मैं मोड z निकालूंगा यहाँ से तो क्या निकलेगा बताओ, 9 रूट आएगा, 9 आएगा और यहाँ पे 4 ये आएगा रूट 9 प्लस में 16 यानी कि 5 आंसर आएगा, 5 आएगा ना। अब रूट z है वो आपका कितना आ गया 5 आ गया, और अपना एग्जाम्पल क्या था, अपना एग्जाम्पल था z इज इक्वल टू 3x प्लस में 4 आयोटा 4, ठीक है ना, आयोटा 4y था, इस तरीके से था। तो भाई ये आपका 3 है, ठीक है, 3 प्लस में 3 था ना, तो आपकी जो रियल पार्ट है वो कितना था 3 था, रियल पार्ट 3 था, इमेजिनरी पार्ट अपना कितना था 4 था। तो आपका रियल पार्ट है वो क्या आ रहा है लेस देन आ रहा है ना, किससे मोड जेड से। तो मोड जेड आपका क्या हुआ बड़ा हुआ, किससे रियल पार्ट ऑफ जेड से, या इक्वल भी हो सकता है लेकिन बड़ा भी हो सकता है, ये एक एग्जांपल था। इसी तरीके से इमेजिनरी का है भी, इमेजिनरी आपका क्या हो सकता है बड़ा हो सकता है, ठीक है ना, इसी तरीके से इमेजिनरी का होता है। आगे अपना है z इंटू जेड बार की मल्टीप्लीकेशन, तो इन दोनों को आप मल्टीप्लाई कर रहे हो तो मल्टीप्लाई करोगे आपको पता है भी जब आप z और z बार की मल्टीप्लाई करते हो आपको क्या मिलता है रियल पार्ट मिलता है। अंडरस्टैंड। इसी तरीके से z इज इक्वल टू क्या होता है, z का जो मोड ऑफ z होता है किसके इक्वल होता है, z के बार के मोड के इक्वल होता है, या आप इसको आयोटा z का बार लगा सकते हो यानी मोड लगा सकते हो, ठीक है। इसी तरीके से माइनस आयोटा जेड का भी मोड आप लगा सकते हो या माइनस जेड का भी मोड लगा सकते हो। ये सारी की सारी क्या होती है इक्वल होती है हमेशा। आई बात आपको समझ में क्या, ये सारी की सारी हमेशा क्या होती है इक्वल होती है। अब इसको मैं एक एग्जांपल के थ्रू भी आपको एक्सप्लेन कर सकता हूँ, बट आप इतनी आपके अंदर कॉमन सेंस है भी, ये सारी चीज़ें आप जानते भी होंगे। कैसे, जैसे मान लो मैं एग्जाम्पल ले रहा हूँ आपके सामने एक छोटा सा ही है, जेड इज इक्वल टू मैं ले रहा हूँ वही ले लेते हैं अपन 3 प्लस में 4 आयोटा वाला ले लेता हूँ मैं, ठीक है ना। ये मैंने एग्जांपल ले लिया। अब मैं पहले सबसे पहले मोड जेड निकाल के दिखाता हूँ। मोड जेड निकालूंगा तो 9 प्लस में 16 इसके ऊपर रूट यानी 5 आ रहा है कि नहीं आ रहा। अब मैं क्या कर देता हूँ, पहले क्या कर देता हूँ मोड जेड यानी कि इसके ऊपर क्या लगा देता हूँ बार, यानी मैं पहले जेड बार निकालूंगा, जेड बार आएगा 3 माइनस 4 आयोटा ये आएगा, फिर वापस मैं इसका रूट निकालूंगा तो 9 प्लस में 16 यानी वापस 5 आ रहा है कि नहीं आ रहा। अब मैं क्या कर रहा हूँ जेड के साथ आयोटा की मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो जेड के साथ अगर मैं आयोटा की मल्टीप्लाई कर दूँ तो आपको पता है यहाँ पे आयोटा आ जाएगा और यहाँ पे आयोटा का स्क्वायर, और आयोटा स्क्वायर कितना होता है -4। अब यहाँ पे कितना हो गया इसकी वैल्यू 3 की 9 यानी कि इस बार इसका स्क्वायर हो जाएगा और इसका वैसे हो जाएगा तो इसका 16 आ जाएगा वापस, क्योंकि स्क्वायर होना है और स्क्वायर होने के बाद वापस ये भी 5 आना है, तो स्क्वायर होने के बाद पॉजिटिव तो वैल्यू हो ही जानी है। इसी तरीके से ये, इसी तरीके से ये। आई होप आपको समझ में आ गया होगा मैं क्या चीज़ें आपको बताना चाह रहा हूँ। तो ये हमेशा क्या होती है, भी हमेशा आपकी इक्वल होती है। बताओ समझ में आया। कॉन्फिडेंस आपको इंक्रीज करना है खुद का। सब चीज़ें आपको बेसिक चीज़ें है ना वो माइंड में रखनी है।
कॉन्फिडेंस इतना हो जाना चाहिए खुद को भी, हाँ ये बेसिक चीज़ें अपन को इतनी आती है, अब हम इसमें से कर सकते हैं कुछ भी चीज़ें आए तो। इसी तरीके से अगर आपका मोड Z1 × Z2 है, अगर उसके पूरे के ऊपर आपका मोड लगा हुआ है तो उसको आप सेपरेट भी मोड में कर सकते हो। इसी तरीके से आपका डिवाइड के अंदर होता है, अभी डिवाइड के अंदर भी आप मोड अलग अलग कर सकते हो। इसी तरीके से आपकी ये वाली इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है जो आपको माइंड में रख लेनी है भाई, ठीक है। इसके अंदर क्या होता है भी, आप Z1 का बार आपने लिया और Z2 का बार आपने लिया यानी मोड लिया, तो वो हमेशा ग्रेटर देन होगा इन दोनों के एडिशन के। आई बात आपको समझ में क्या? यानी कि Z1 का बार ले लो और Z2 का बार ले लो, वो हमेशा ग्रेटर देन या इक्वल टू होगा Z1 + Z2 के, ठीक है। कोई भी आप एग्जांपल लेके देख लेना, करके देख लेना, चाहे आप जैसे 3 + 4 आयोटा ले लेना एक, और एक Z2 आप ले लेना जैसे 2 + में 3 आयोटा ले लेना, ठीक है ना। इनको आप करके देख लेना, ये बेसिक एग्जांपल आप कर सकते हो। अगर यहाँ पे माइनस होगा तो ये वाला क्या हो जाता है आपका, छोटा भी हो सकता है उस केस में, अगर यहाँ पे माइनस आ जाए तो। क्या आपको बात समझ में आई? तो अपन ने यहाँ पे अब तक क्या देख लिया अभी, सबसे पहले अपन ने क्या देखा, कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, ऑपरेशन क्या होती है, ये अपन ने देखा, प्रॉपर्टीज अपन ने देखी, फिर अपने कॉम्प्लेक्स वेरिएबल फंक्शन अपन ने देखे, इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेज अपन ने देख लिए, फिर अपने पास मॉड्यूल आ गया, आर्ग्यूमेंट आ गया, ठीक है, और फिर अपन ने क्या देखी, ये प्रॉपर्टीज भी देख ली। कर सकते हो, ईजी है, एकदम ईजी पार्ट है, ठीक है। फिर प्रॉपर्टी आती है एम्पलीट्यूड के ऊपर, आर्ग्यूमेंट के ऊपर। क्या होती है एम्पलीट्यूड, Z1 × Z2 है, यानी इनको आप सेपरेट Z1 प्लस में Z2 कर सकते हो। एड माइन इनटू में तो उनको आप सेपरेट करोगे तो प्लस में हो जाते हैं। इसी तरीके से डिवाइड में तो माइनस में चले जाते हैं। अगर Z की पावर n है तो n पावर आपकी आगे आ जाती है। ये 3 प्रॉपर्टी बेसिकली आपको माइंड में रख लेनी है, रख सकते हो, एकदम ईजी सी है। तो ये तीनों प्रॉपर्टी भी आपको माइंड में रख लेनी है एम्पलीट्यूड की, कर लोगे भी। तो अपना आर्ग्यूमेंट अपन ने कवर कर लिया था, ये भी अपना देख लिया, सब चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी। चलिए भाई, अब अपनी बात आती है इसके ऊपर एक एग्जाम्पल की। एग्जाम्पल है अपना आर्ग्यूमेंट के ऊपर जो अपन ने देखा था अभी, ठीक है। फॉर्मूला आपको पता ही है, थीटा = टेंजेंट इनवर्स y/x होता है। तो उसी के ऊपर अपन एग्जांपल ले रहे हैं। z = 2 दे रखा है। अब z = 2 दे रखा है, 2 यानी कि रियल पार्ट है, इमेजनरी पार्ट इसमें आपको दे नहीं रखा है। अब इमेजनरी पार्ट आपको नहीं दे रखा है तो y की वैल्यू 0 हो जाएगी। तो अपना पॉइंट क्या बनेगा, 2, 0 बनेगा। तो थीटा = क्या होता है, टेंजेंट इनवर्स y/x होता है। अब y की वैल्यू तो आपको 0 है और x की वैल्यू 2 है, तो ये पूरी वैल्यू कितनी होगी, 0 होगी। तो यहाँ पे टेंजेंट इनवर्स 0 आ जाएगा, और टेंजेंट इनवर्स 0 यानी कि टेंजेंट की वैल्यू 0 कहाँ पे होती है, थीटा एंगल पे ही होती है ना, यानी 0 एंगल पे होती है। टेंजेंट 0, 0 होता है, तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा आपका 0 एंगल, आपका एंगल इसमें बनेगा, कर सकते हो। इसी तरीके से आपको z = आयोटा दे रखा है, यानी कि यहाँ पे रियल पार्ट नहीं दे रखा। अब रियल नहीं दे रखा तो रियल की वैल्यू 0 हो गई और आयोटा यानी इसकी वैल्यू 1 हो गई। तो अपना फॉर्मूला होता है टेंजेंट इनवर्स y/x, y की वैल्यू 1 है और x की वैल्यू 0 है, तो 1/0 इन्फिनिटी हो गया। अब आपको टेंजेंट का बताना है भी इन्फिनिटी कहाँ पे होता है, तो इन्फिनिटी आपको पता ही है 90 पे होता है, यानी π/2 पे होता है। कर सकते हो, एकदम सिंपल सा एग्जाम्पल है, तो इसको भी आपको अच्छे तरीके से कवर कर लेना है, कर सकते हो भाई। तो ये अपना पूरा का पूरा क्या हो गया, बेसिक। एक पार्ट और बच गया अपना, वो है अपना सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, कॉम्प्लेक्स डिफरेंशिबिलिटी का। ये क्या आपका हार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स एनालिसिस, ये मेन पार्ट है कॉम्प्लेक्स एनालिसिस का। सबसे इंपॉर्टेंट एंड मेन किरदार इसी का रहने वाला है, अभी माइंड में रख लीजिएगा। सबसे जो अच्छा किरदार है वो इसी का रहने वाला है, किसके अंदर, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस के अंदर। तो बताओ, डेरिवेटिव आपको पता ही है, डेरिवेटिव आपको पता है ना, तो उसी का बस अपन क्या करने वाले हैं, यूज़ करने वाले हैं, ठीक है ना। उसी का अपन क्या करने वाले हैं, यूज़ करने वाले हैं, कर सकते हो। तो ये अपना टॉपिक हो गया आज का, कॉम्प्लेक्स डिफरेंशिबिलिटी। अपने देख लिया f(z) जो होता है f' किसके इक्वल होता है, लिमिट h टेंड टू 0 f(z + h - f(z/h)। ये मेन पार्ट है हार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स एनालिसिस, कर सकते हो, एकदम इजी सी चीज़ें हैं। तो ये अपना आज का एंडिंग टॉपिक यानी लास्ट टॉपिक अपना रहने वाला है। इस फॉर्मूले को आप सभी जानते भी हो, क्योंकि ये चीज़ें अपन ने ऑलरेडी कवर कहीं ना कहीं कर रखी है, लेकिन इसका किरदार है वो सबसे ज़्यादा अपन देखने वाले हैं कॉम्प्लेक्स एनालिसिस के अंदर। तो ये अपना हार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स एनालिसिस मेन पार्ट, इसी का अपन यूज़ करने वाले हैं पूरे कॉम्प्लेक्स एनालिसिस के अंदर, और अच्छे तरीके से इसको अपन कवर करेंगे। नेक्स्ट सेशन में सब चीज़ें अपन धीरे धीरे कवर करते जाएंगे। तो दोस्तों, आज का सेशन था आपका बेसिक, पूरा जो आपका सिलेबस है वो आपको कवर करवाया जा रहा है, आपको पता ही है।
कहाँ पे कवर करवाया जा रहा है वो भी आपको पता ही है। जस्ट आपको मैथ्स बाय जयदीप वर्मा एप्लीकेशन है वो आपको यूज़ करनी है और उसका यूज़ करके आप क्या कर सकते हो, फुल सिलेबस आपका कवर कर सकते हो। तो एप्लीकेशन का नाम आपको पता ही होगा, ये अपनी एप्लीकेशन है, ठीक है। इस लोगों के साथ आपको एप्लीकेशन मिल जाएगी, तो इसको आप डाउनलोड कर लीजिएगा। मैथ्स बाय जयदीप वर्मा के नाम से एप्लीकेशन, इस एप्लीकेशन को आप डाउनलोड करोगे, वहाँ पे ऑल कोर्स पे जाके आपको कोर्स में एंटर करना है। सेमेस्टर फर्स्ट के कोर्स में आपको एंटर करना है। सेमेस्टर फर्स्ट के कोर्स में एंटर करने के बाद आपको वहाँ पे बाय पे क्लिक करके और वहाँ पे आपको क्या कर लेना है, आपका जो कूपन कोड है वो यूज़ करके डिस्काउंट लेके आप अपना कोर्स बाय कर सकते हो। पूरी प्रोसेस आप देख सकते हो। आपका कोई भी डाउट, कुछ भी क्वायरी और आज का सेशन आपको कैसा लगा वो आपको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है भी क्या आपको इस तरीके के सेशन अगर मिलते रहें तो कैसा रहेगा। तो ये सारे सेशन आपको जो है आपकी एप्लीकेशन के ऊपर प्रोवाइड करवाए जा रहे हैं। पूरा सिलेबस आपको डे बाय डे अच्छे तरीके से कंप्लीट करवाया जाएगा। आज का सेशन अपना बेसिक था, तो इसके अंदर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन ऐड नहीं किए गए हैं क्योंकि बेसिक सेशन था, तो बेसिक के अंदर मैंने सब चीज़ें आपको कवर करवा दी है। अब जो नेक्स्ट सेशन होगा उसके अंदर आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन मिलते हैं, क्योंकि मेरा टारगेट यही है, सभी जो पार्ट्स हैं जिसके अंदर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बन सकते हैं वो सारे के सारे क्वेश्चन मैं ऐड करके लेके आता हूँ। 5 से 10 क्वेश्चन आपके एक्स्ट्रा रहते ही रहते हैं। तो आपको जस्ट क्या करना है, एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेनी है, सेमेस्टर फर्स्ट आपको चूज़ कर लेना है और वहाँ पे जाके कूपन कोड आपको यूज़ कर लेना है। कूपन कोड भी आपको बैनर के अंदर दिख जाएगा। जैसे आप एप्लीकेशन खोलोगे तो वहाँ पे ऊपर आपके क्या होते हैं, बैनर स्लाइड करती है, शो करती है, तो वहाँ पे आपको कूपन कोड वाला देख लेना है। सेमेस्टर फर्स्ट का कूपन कोड मैं आपको बता ही देता हूँ, आपको लगाना है जेडी सर MSc फर्स्ट, ठीक है, यानी एक एंड के अंदर एक आपको लगा लेना है। जेडी सर MSc सारे कैपिटल के अंदर यूज़ करके एंड के अंदर आपको फर्स्ट लगा लेना है। तो आपको जेडी सर MSc फर्स्ट आपको एंड के अंदर यूज़ कर लेना है और अपना कोर्स बाय करके अच्छे तरीके से अपनी MSc को कंप्लीट करनी है, बेसिक नॉलेज के साथ कंप्लीट करनी है, ताकि आपका आगे कोई डाउट ना रहे। ओके दोस्तों, तो आज के सेशन के लिए इतना ही। आज का सेशन आपको कैसा लगा ज़रूर आपको कमेंट करना है, लाइक करना है और शेयर तो करना ही करना है। सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल को, अगर आपने अभी तक नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और अपने फ्रेंड सर्कल में इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। हाँ जी, इस वीडियो का जो PDF है वो भी आपको मिलेगा एप्लीकेशन के अंदर ही। आपको एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेनी है। एप्लीकेशन डाउनलोड जब आप कर लोगे तो आपको वहाँ पे एक फ्री कंटेंट के नाम से एक प्लेलिस्ट मिल जाएगी, वहाँ पे जाके आप आज के जो PDF को देख सकते हो, ठीक है। बाकी पूरे PDF तो आपको कोर्स के अंदर ही मिलेंगे देखने को, सारे वहाँ पे आपको अवेलेबल मिल जाएंगे। तो दोस्तों आज के सेशन के लिए इतना ही, मिलते हैं अपन नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, धन्यवाद।